हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड वायर। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया था, जरा रिकॉल करते हैं। कुछ स्ट्रेट वायर हम लोगों ने पहले किया था। पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर किया था और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किस मेथड से था, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ निकाला था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गॉस लॉ हम लगा सकते हैं। गॉस लॉ लगाने के लिए जो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशंस थी उनमें क्या चीज़ ज़रूरी थी, वहाँ पर एक सिमेट्री ज़रूरी थी। ठीक है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ गिवन सरफेस, जैसे हमने गशियन सरफेस चूज करी थी, उस सरफेस पर एक सिमेट्री होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म होता था तो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता था। यहाँ पर वैसी सिमेट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हम फाइनाइट वायर फिर कैसे निकालें, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाएंगे कि कौन सा सबसे बेसिक्स, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला था। क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डी। सपोज हमारा पॉइंट चार्ज जो है एक स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, कंटिन्यूस बॉडीज में हम लोग स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उसके लिए मैं एक लेक्चर ले चुका हूं पहले, जिसमें कि मैंने तुम लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के बारे में बताया था। ठीक है, तो अभी सपोज हमारा एक छोटा सा चार्ज है dq, उस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो फॉर्मूला क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं शॉर्ट उसके लिए एक सिंगल सिंबल ले रहा हूँ k। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। dq क्या है, वो स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। सपोज ये एलिमेंट है dq। ठीक है, इस एलिमेंट से p तक का जो डिस्टेंस है, जहां p मींस दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उस पॉइंट जहां फील्ड निकालना है और चार्ज dq जिसकी वजह से निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तब ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। हमारी सिचुएशन क्या है, AB इज अ फाइनाइट वायर। ठीक है, इट कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कैसी चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे वायर है तो लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लैम्डा गिवन है, लैम्डा गिवन है, और क्या क्या गिवन है, हमें कुछ ऐसी चीज पता होगी जिससे कि हम लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू गिवन वायर निकाल पाए, या इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वायर के जो लोकेशन है, वायर के एंड पॉइंट्स, ठीक है, वायर का ओरिएंटेशन, ये हम निकाल पाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ गिवन होना चाहिए। क्या गिवन है, सबसे पहले तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना ले लिया है, स्मॉल है। ठीक है, अच्छा कई बार बुक्स में तुम देखोगे यहाँ पे स्मॉल डी लिया होगा, सिंबल तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तुमको प्रैक्टिकली मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ स्मॉल डी मत लेना, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dx dy इस तरह का जो डिफरेंशियल वाले डी है उससे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें हैं, वैसे कोई थियोरेटिकली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट प्रैक्टिकली करते समय दिक्कत आती है। कभी हो सकता है तुम उस डी को कंफ्यूज कर जाओ dx से। ठीक है, तो इसको हमने डिस्टेंस ले लिया a। ठीक है, अच्छा अब और क्या चीज पता होना चाहिए, तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं उसका ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन कैसे ड्रॉ करी है, वायर के परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट P। ठीक है, उस रेफरेंस लाइन से ये जो एंड पॉइंट्स हैं उनका मैं एक एंगल θ1 ले लेता हूं और एक एंगल θ2 ले लेता हूं। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स के इस रेफरेंस लाइन से क्या हो गए, एंगल्स हो गए। लोकेशन जो है हम एंगल्स के थ्रू बता रहे हैं। ठीक, अच्छा अब इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि इस बार मुझे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है अभी पता लग जाएगा। जैसे सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई। ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट है और ये एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया मैंने पी से। ठीक है, अच्छा अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मुझे कोई भी अगर इस तरह का फाइनाइट जहां पे सिमेट्री नहीं है, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो मुझे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। लाइन चार्ज में एलिमेंट कैसे लेते हैं, लाइन चार्ज में लैम्डा इंटू dl लेते हैं। ठीक है, याद है ना लैम्डा कैसे डिफाइन करते थे, लैम्डा इज dq/dl। ठीक है, अच्छा dl क्या है, लेंथ का एलिमेंट है, लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट। तो इस dl को हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक वेरिएबल दे रहे हैं। मैं यहाँ पे dl नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस ये जो हमारी जो p के सामने पॉइंट है वहां से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ y। ठीक है, और y के सामने मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है dy। समझ में आया,
ये मेरा छोटा सा एलिमेंट है, मुझे थोड़ा सा ड्राइंग में दिखाना है इसलिए मैं बड़ा ले रहा हूँ, बट दिस इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है इसकी मैंने लेंथ कितनी ले ली, dy ले ली, तो ये dl वाला काम करेगा। तो अगर मैं dl की जगह dy रख दूं तो मुझे dq क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू dy, ठीक है। ये मेरा स्मॉल चार्ज एलिमेंट हुआ, ये dq मैं यहां पर पुट करूंगा तो मुझे d में dy के टर्म्स में मिल जाएगा, यानी हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन q से चेंज होकर के dq से चेंज होकर dy आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए मुझे, ये r चाहिए, ये r यहाँ पे कहां पर है, तो ये जो पॉइंट चार्ज है उससे पॉइंट p को ज्वाइन करो, ठीक है। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया इस एलिमेंट को, ठीक है। ये जो स्मॉल, ये जो डिस्टेंस है, और ये क्योंकि मैं बहुत छोटा मान रहा हूं तो ये दोनों लाइंस इक्वल डिस्टेंस की है, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये कितना लेंथ की है, स्मॉल r लेंथ, ठीक है। स्मॉल r इस पॉइंट का इस p पॉइंट से डिस्टेंस। अच्छा, ये मेरा एंगल θ1 था और ये एंगल θ2 था, वो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा क्लटर नहीं हो तो नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, जो मेरा एलिमेंट है ये एलिमेंट θ एंगल पर है, ठीक। अच्छा, ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है P से इन दोनों एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये छोटा सा एंगल होगा, इसको हम ले लेते हैं dθ, ठीक है। θ एंगल में एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट का चेंज dθ, ठीक है। तो अब ये देखो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो dq था, dq को तो मैंने y के टर्म्स में लिख दिया, dy के टर्म्स में, तो एक एलिमेंट है dy, एक एलिमेंट है dθ। क्या इनमें आपस में रिलेशन होना चाहिए, यस होना चाहिए, ठीक है। कैसे रिलेट करेंगे, तो y को θ से रिलेट करके और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, y का θ से क्या रिलेशन है, θ कौन सा एंगल है, θ इज दिस, ठीक है। अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे बनाऊं, ये हमारा ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, इसमें ये θ है, मुझे y से रिलेट करना है, किसको, θ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan θ इज इक्वल्स टू y अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है, a, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan θ इज इक्वल्स टू y अपॉन a, यानी a tan θ इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अगर मुझे dy चाहिए यहाँ पे पुट करना हो θ के टर्म्स में, तो मैं dy इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, a और tan θ का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर θ और एक dθ, ठीक है। ये तो पता है ना, ये हमारा चेन रूल हमने लगा दिया, तो tan θ का sec स्क्वायर θ हो गया और एक dθ और हो गया। चलो, इतना हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने पर, ठीक है। अच्छा, ये किसी को ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा माइंड में कि मैंने dy को dθ में क्यों कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर हमारी चॉइस है, मैं चाहूँ तो dy के टर्म्स में काम करूँ और मैं चाहूँ तो θ के टर्म्स में काम करूँ, मुझे एक वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स करना है। dq के टर्म्स में तो काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि dq को इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो dq को हमने लेंथ के टर्म्स में चेंज करना तो जरूरी था, बट dy को dθ में कन्वर्ट करना, दिस इज एन ऑप्शन। और एक जनरली हम लोग ये मान सकते हैं कि जनरली ज्यादातर इंटीग्रेशन में एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन, यानी कि y के टर्म्स में एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन, जहां पर स्क्वायर्स के टर्म है, अंडर रूट का टर्म हो, पावर 3/2 का टर्म हो, तो वहां पर एल्जेब्रिक से ज्यादा इजी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन ज्यादा इजी होता है, ठीक है। अभी ये सब समझ में आएगा मैं आगे जो दिखाऊंगा तो। और तुम लोग जब 12th क्लास में इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेज करोगे तो वहां पर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस समय शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट आगे चल के जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, किसका इंटीग्रेशन करना है, बोलो, क्या हमको फाइंड क्या करना है, जरा रिकॉल करते हैं। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी के इंटीग्रेशन से आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी। हाँ, ऐसे तो करते थे, जैसे 11th क्लास में जब वर्क निकालना होता था तो क्या करते थे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, ठीक है। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे सपोज पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एट सम पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटे छोटे चार्ज की वजह से डीवी लिखूंगा और डीवी को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ऐसे करते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ऐसे करते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। कि कैसे पता लगेगा कि हमें क्या यहाँ पर गड़बड़ है और क्या कॉशन रखना है। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ये छोटा सा एलिमेंट है dq, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चलो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है dq, इस dq की वजह से मैं इस पॉइंट p पर बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा,
तो आंसर है इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा अगर डी क्यू यहाँ पर हो तो उसकी वजह से किधर होगा, उसकी वजह से इधर होगा, यानी एक डी इधर है एक डी इधर है। ठीक है, एक यहाँ पे चार्ज है उसकी वजह से और कुछ डी है। अब ये सारे डी तुमको क्या करने हैं, मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि ये इंटीग्रेशन जो होता है दिस इज जस्ट लाइक अ समेशन, यानी कि इस इंटीग्रेशन को कह सकते हो कि ये सम कर रहा है डी का। ठीक है, डी वन सपोज ये 1 2 3, ठीक है, इस तरह के टर्म्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, D1 प्लस D2 प्लस D3। अब ये सोचो, क्या अगर तुम्हें ये D के वैल्यूज पता हो, सपोज ये कुछ नंबर्स पता है, ठीक है, इसकी 1 यूनिट वैल्यू है, इसकी 1 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट है, तो इन तीनों को ऐड करने पे क्या 3 यूनिट आंसर होगा। देखो 1 1 1 ये मत समझो कि ये इक्वली होंगे, मैंने जस्ट एक इजी एग्जांपल दिया। 1 1 1 इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या 3 आएगा। ये कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शनल यानी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐड कर कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे स्केलर वे में ऐड नहीं होती है, वो वेक्टर के फॉर्म में ऐड होती है। और वेक्टर एडिशन कैसे होता है, तो क्लास 11th में तुमने किया था। वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर बहुत सारे वेक्टर हो तो रिजॉल्व कर देते हैं, कुछ एक्स डायरेक्शन और कुछ वाई डायरेक्शन लेकर के उसमें हर वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं। यानी कि ये तरीका गलत होगा। लेकिन अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और सपोज हम अभी समेशन की ही बात कर रहे हैं, तो पहले x कंपोनेंट हम सारे के ऐड करेंगे, d1 का x कंपोनेंट, d2 का x कंपोनेंट, ऐसे सारे x कंपोनेंट ऐड करके हमें नेट का x कंपोनेंट मिला। फिर y के कंपोनेंट ऐड करें तो d1 y कंपोनेंट प्लस d2 y कंपोनेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि समेशन अगर हम करते, हमारे पास अलग अलग फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते तो हम क्या करते, कंपोनेंट करके ऐड करते। ठीक है, वेक्टर रिजोल्यूशन जो हमारा मेथड है वो यूज करते। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन में क्या करें, तो इंटीग्रेशन कोई अलग चीज थोड़ी है। इंटीग्रेशन हमारा वही है जो तुम जैसे वहां पर समेशन में सोच रहे हो वैसे ही करोगे। तो ये करने के बजाय क्या करना है, EX dEX का इंटीग्रेशन एंड EY dEY का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक नोट कर लो, ये इस क्वेश्चन की में एप्लीकेबल है बट और भी बहुत जगह एप्लीकेबल होगा। तो एक जनरल नोट कर लो कि while integrating a vector quantity, note while integrating a vector quantity, क्या हमें क्वेश्चन रखना है, अगर सारे डी सेम डायरेक्शन में होते तो हम स्केलर की तरह से ऐड कर सकते थे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी तो है बट ड्यू टू ऑल स्मॉल एलिमेंट्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो उस केस में तो हम इंटीग्रेशन उसको कर लेंगे नॉर्मल वे में यानी विदाउट रिजोल्यूशन। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम क्या करेंगे, व्हाइल इंटीग्रेटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी वी शुड obtain x, y and z components of net electric field by integrating x, y and z components of d vector। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। समझ में आया क्या लिखा है कि तुम्हें x कंपोनेंट नेट फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, बाय इंटीग्रेटिंग द x कंपोनेंट ऑफ d। y कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, बाय इंटीग्रेटिंग द y कंपोनेंट ऑफ d। ठीक है, इस चीज को ऐसे लिख लो कि Ex ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कैसे फाइंड करना है, dx को इंटीग्रेट करके। Ey कैसे फाइंड करना है, dy को इंटीग्रेट करके। dz कैसे फाइंड करना है, Ez कैसे फाइंड करना है, तो dEz को इंटीग्रेट करके। ठीक, अच्छा यूजुअली जैसे यहाँ पे हमारा है, यहाँ पर z कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तुम देख लेना कि ये हमारी सिचुएशन 3 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है। ठीक, चलो तो ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लो और फिर हम लोग इधर बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा करना होगा, तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले dx चाहिए फिर dy चाहिए। ठीक है, इनको देखते हैं dx एंड dy कहाँ से आएंगे। तो de तो है हमारे सामने और ये d की डायरेक्शन किधर होगी,
तो ये जो हमारा चार्ज है उससे इसको लाइन ज्वाइन करो पी को, और ये अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे ऐसा हो गया डी। ठीक है, अच्छा अब एक्स और वाई डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स ले लेते हैं, वर्टिकल को वाई ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहाँ पर मैंने बाय चांस ऐसा है कि ये जो वायर बनाए थे वर्टिकल बनाया था। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वायर के अलोंग में वाई ले लेता हूँ और वायर के परपेंडिकुलर एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज योर एक्स कंपोनेंट। अच्छा, वाई कंपोनेंट किधर पॉजिटिव रखना है? इट इज योर चॉइस, अपवर्ड रखना है कि डाउनवर्ड रखना है, तो अभी मैं डाउनवर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा वायर पूरा पूरा ऊपर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है कि वाई कंपोनेंट नीचे को ही आना है, ऊपर नहीं आना है। ठीक है, ये सारा हर कोई भी कंपोनेंट देखो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इनके कंपोनेंट नीचे की तरफ आएंगे। तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाए उसके लिए हमने क्या किया, हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, वाई पॉजिटिव। अब ये डी एक्स सोचो, ये डी है, डी का एक्स कंपोनेंट, इधर ये थीटा है, इसका वर्टिकली अपोजिट देखो ये थीटा हो जाएगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी एक्स विल बी डी कॉस थीटा। ठीक है, और ई डी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी का वाई कंपोनेंट, तो थीटा इधर है तो ये साइन थीटा, डी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा मुश्किल तो नहीं लग रहा? देखो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा। ठीक है, पहली बार में देखने में यहाँ मैथमेटिकली काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, और स्पेशली तुमने अभी तक इंटीग्रेशन की कोई प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, मैथ में भी इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट प्रैक्टिस से आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, डेरिवेशन एक बार हमें देख लेना चाहिए। डेरिवेशन देखने से क्या होता है कि हमें उस जो भी फॉर्मूला डिराइव हो रहा है उसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसमें क्या एजम्पशंस लिए गए हैं, किस सिचुएशन के लिए है। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूले तो रटे रहते हैं एग्जाम में, लेकिन हमें सिचुएशन नहीं याद रहती कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कभी सपोज फाइनाइट वायर और तुमने इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, फाइनाइट वायर है, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, फाइनाइट वायर है और उसमें तुम्हें फाइनाइट वायर का फॉर्मूला भी याद है लेकिन लगाते समय गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। डी एक्स और डी वाई समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें एक बार रिवर्स ट्रैक करो, हमें क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू दिस फाइनाइट वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो हम डायरेक्टली नहीं पता कर पाए, हमने क्या कहा कि हम पहले ई एक्स और ई वाई पता कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। जब हमें कंपोनेंट मिल गया तो ऑलमोस्ट हमें वेक्टर मिल गया। ठीक है, वेक्टर हम जैसे ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो अगर हमें ई एक्स और ई वाई नोन है तो ई भी नोन है, तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया कि हम ई एक्स और ई वाई अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी दो छोटे से पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब ये ई एक्स कैसे निकालना है, तो अभी हमने देखा था ई एक्स यानी नेट ई एक्स कैसे निकालना है, तो वो डी एक्स का इंटीग्रेशन करके निकालना है। चलो लिख लेते हैं। अब मुझे ई एक्स निकालना है इंटीग्रल डी एक्स करके। ठीक है, अब देखो तो सब अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, डी एक्स कहां से आएगा, ये डी कॉस थीटा। ठीक है, अब डी कॉस थीटा में डी कहां से आएगा, कॉस थीटा कहां से आएगा, तो देखो कॉस थीटा तो हमें यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हम फाइनली डी थीटा रखेंगे, तो हमें कॉस थीटा हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमने डिसाइड किया होता कि हमारा वेरिएबल डी वाई रहेगा तो मुझे कॉस थीटा को चेंज करना पड़ता। ये टेन थीटा पता है, यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लेते ए और वाई के टर्म्स में। ठीक है, नहीं तो वो यहाँ पे ट्राइंगल से भी तुम कॉस थीटा निकाल सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बट वो हम नहीं कर रहे हैं, हम डी वाई को भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बना रहे हैं, हम थीटा को बना रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा थीटा है, कॉस थीटा को हम एज इट इज रखेंगे बिकॉज हमारा थीटा फाइनली इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो रहेगा। अब डी कहां से आएगा, यहां से आएगा। ठीक है, के को तो तुम्हें पता है कि क्या चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के को हम ऐसे रहने देते हैं। डी क्यू कहां से आएगा, चलो अभी यहाँ पे डी क्यू लिख लेते हैं, अगले स्टेप में उसको गायब करेंगे। अच्छा, स्मॉल आर कहां से आएगा, स्मॉल आर को किसके टर्म्स में लाना है, क्या स्मॉल आर वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर मेरा डी क्यू यहां से शिफ्ट हो गया ऊपर या नीचे चला जाए तो आर चेंज होगा, यस चेंज होगा, तो आर वेरिएबल है। तो हमें आर को आर के टर्म्स में नहीं रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, सारे वेरिएबल्स उस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स में ले जाने हैं, और हमने डिसाइड किया है कि हमारा थीटा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो मैं यहां पर डी थीटा, ये थीटा के टर्म्स में आर को लिखता हूं।
आर देखो ये है, आर को थीटा के टर्म्स में लिखना है। अच्छा, थीटा तो एंगल है और आर तो लेंथ है, तो कोई और लेंथ भी चाहिए हमें। आर को रिप्रेजेंट करने के लिए सोनली थीटा इनफ नहीं है, क्योंकि डायमेंशनली मुझे एक मीटर या लेंथ का डायमेंशन चाहिए ना आर के लिए। तो किसके टर्म्स में? ए के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में नहीं। क्यों? वाई खुद वेरिएबल है, तो मुझे आर को थीटा वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है, ना कि दो वेरिएबल के टर्म्स में। तो मैं आर को थीटा के साथ साथ ए के टर्म्स में लिखता हूं। अब आर ए को यूज करके थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा बनेगा, है ना। बेस हाइपोटेन्यूज तो तुम कॉस थीटा लिखो। तो ऐसे देखो, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, तो आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। तो मुझे तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए अपॉन कॉस थीटा या ए सेक थीटा। तो मैं यहाँ पर आर को लिख लेता हूँ ए सेक थीटा, ठीक है। और आर का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डी क्यू लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इधर का हटा देते हैं और तुम लोग नोट कर लो जल्दी से। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ई एक्स को आगे बढ़ा रहे हैं काम, इंटीग्रेशन के डी क्यू। नाउ व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू हमारा ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा डी वाई, और डी वाई को भी लिख दे, अभी साथ के साथ लिख दे डी वाई को, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, देखो मैं एक बार फिर से के लिख दिया, डी क्यू के लिए लैम्डा डी वाई लिखा, डी वाई के लिए ये लिखा, ठीक है। तो ये हुआ के हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट देखो क्या है, अपॉन में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक गड़बड़ अभी रह गई, ये कॉस थीटा लिखना भूल गए, इस कॉस थीटा को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब ये कॉस थीटा यहाँ पर एक और है, ये भी इंटीग्रेशन के अंदर ही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो खूब सारा कैंसिल हो गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए से ये कैंसिल, लैम्डा बाहर, के लैम्डा अपॉन ए, सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर हो गए, अंदर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है, लेकिन ये इंटीग्रेशन हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि लिमिट यहाँ पे लग रही है, तो इंटीग्रेशन में मुझे लिमिट लगानी चाहिए। लिमिट देखो, थीटा वेरिएबल है, थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है? थीटा की मिनिमम वैल्यू यहाँ इस वाले डायग्राम में देखो, फर्स्ट डायग्राम में थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? थीटा 1 है, और थीटा की मैक्सिमम, ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाता है, तो लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट थीटा 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, जब मैंने थीटा ले ही लिया मेरा वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन हमारा हो गया थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2, ये इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन थीटा कि माइनस साइन थीटा, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, तो एक डिफरेंशिएशन का याद रखा करो, साइन का कॉस होता है, तो अब कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का प्लस साइन हो गया, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा में अपर लिमिट थीटा 2 है, लोअर लिमिट थीटा 1 है, क्या करोगे, के लैम्डा बाई ए अपर लिमिट पुट किया साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है। कौन आ गया? ये नेट फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया, समझ में आया? बोलो, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, क्या हुआ, बहुत कुछ हो चुका, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्या था, हमें एक फाइनाइट वायर था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्योंकि हमें कोई भी कंटिन्यूस बॉडी का सीधे सीधे निकालना नहीं पता है, वो तो डिराइव करना है, ठीक है। तो छोटे टुकड़े करने से क्या फायदा होता है, उसमें हम बेसिक फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। अब उस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या लिखना था, डी लिखना था, बट डी का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज डी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर क्या किया हमने, उसके टुकड़े कर दिए, डी का एक्स कंपोनेंट लिख दिया, डी का वाई कंपोनेंट लिख दिया, ठीक है। अभी हमने केवल एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया, यानी अभी आधा काम हुआ है, अभी वाई कंपोनेंट निकालना बाकी है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया,
इंटीग्रेट किया, ठीक है, इंटीग्रेट किया तो डी एक्स के लिए क्या करना है, डी कॉस थीटा लिखना है। अब डी हमारा पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला जो हमारा कूलम्स लॉ से आता है वो डी लिख दिया, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये कॉस थीटा। फिर डी क्यू को हमने अपने लैम्डा की डेफिनेशन का यूज करके डी क्यू डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, क्या डाला, लैम्डा डी वाई, और डी वाई मैंने यहाँ ये सब्सटीट्यूशन तैयार करके रखा है डी थीटा के टर्म्स में, ठीक है। इसके बिना भी हो सकता है बट वो थोड़ा सा लंबा है, तुम लोग घर पे करके देख लेना, ठीक है। फिर ये डी वाई मैंने यहाँ पे रख दिया, डी वाई यहाँ पे रख दिया, और फिर डी क्यू यहाँ पे रख दिया, सॉल्व किया, बहुत ईजी इंटीग्रेशन है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2, ये हमारा एक्स कंपोनेंट आ गया, के लैम्डा ए साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। अच्छा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी भूलते हैं, याद रखना है। मैं अभी जरा y कंपोनेंट और निकाल दूं और फिर तुमको मैं तरीका बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा बातें होंगी जिनसे कि हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं हम, अब हम इंटीग्रेशन ई वाई कंपोनेंट का निकालने जा रहे हैं, ठीक है। y कंपोनेंट के लिए यहाँ पे क्या चेंज होगा, तो छोटे चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये साइन थीटा, अच्छा अभी साइन थीटा, बाकी सब तो डी वही रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला रहा हूँ, तुमको सामने दिखेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये साइन थीटा हो गया, और इस साइन थीटा से यहाँ क्या हो गया, यहाँ साइन थीटा हो गया, ठीक है, बाकी सब तो कैंसिल, और ये x नहीं है, ये y है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई वाई आ गया। अब ये इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, चलो तो माइनस कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। माइनस, अभी मैं एक सेकेंड, एक यहाँ माइनस नहीं लिख रहा हूँ, और जब भी ऐसा हो कि माइनस आ रहा हो तो उसके लिए इंटीग्रेट करते समय जब फाइनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करोगे तो ऐसा कर लेना कि यहाँ माइनस नहीं लिखा, और मैंने अब वैसे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट पहले लगाते हैं, तो मैंने माइनस के कंपनसेशन में पहले लोअर लिमिट लगा दी, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस, तो मैंने क्या किया, माइनस को नहीं लिखा और कॉस पर पहले लोअर लिमिट लगा दी और माइनस अपर लिमिट लगा दी, ठीक है। ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंपनसेट कर दी। अगर मैं मान लो यहाँ पे माइनस लिखता तो मैं पहले अपर लिमिट पुट करता, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बनता, और फिर माइनस अंदर लेके जाते तो पलट जाता, ठीक है। तो मैंने वो काम डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। तो के लैम्डा ए और इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब ये यहाँ पे चेंज करके ये चलो ई एक्स लिखा रहने देते हैं, अब ई वाई को अलग से लिख देते हैं, ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के काम में आएगा, के लैम्डा बाई ए और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद करना है, तो याद करने से पहले एक और सिचुएशन देखते हैं। अगर मान लो, ठीक है, फिर चारों रिजल्ट एक साथ कंपेयर करते हुए याद करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि ये जो वायर है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर ही ऊपर खत्म नहीं हो गया, इसका दूसरा एंड नीचे तक आ गया, ठीक है। देखो ये थीटा 1 जो है ना, थीटा 1 बजाय ऊपर जाने के नीचे चला गया, यानी कि ए पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर थीटा 1 को रिमूव करता हूँ और पॉइंट ए को यहाँ से हटा रहा हूँ, और ये मैं वायर बना रहा हूँ नीचे तक, ठीक है। और ये मैंने इस एंड को मिलाया और मैं इसको कह रहा हूँ कि ये थीटा 1 है, ठीक है। इस ए को भी हटा देते हैं, और ये डॉटेड लाइन मेरी रेफरेंस लाइन है, उस रेफरेंस लाइन से नीचे जाकर के मुझे थीटा 1 मिल रहा है और ऊपर जाके थीटा 2 मिल रहा है। अच्छा, जब हम रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहे हैं तो एंगल का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला एंगल है वो एक्चुअली निगेटिव एंगल है, ठीक है। जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो मैं इस बात को डिनोट करने के लिए कि थीटा 1 ऊपर नहीं नीचे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटीग्रेशन की लिमिट में यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, किस पे, जो नीचे की तरफ एंगल जा रहा है वो माइनस थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस थीटा 1, यहाँ माइनस थीटा 1, ठीक है। तो ई एक्स के इंटीग्रेशन में भी और ई वाई के इंटीग्रेशन में भी। तो मैं इस सिचुएशन के लिए रिजल्ट निकालने में मैं पूरा इंटीग्रेशन फिर से करूँ, जरूरत नहीं है। क्या करें, जो ये रिजल्ट आए हैं वहां थीटा 1 की जगह माइनस थीटा 1 रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन का बन जाएगा उसमें इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अभी देखो इस सिचुएशन का जिसमें कि ए और बी दोनों ऊपर हैं, उसका हमारा यहाँ पर बना हुआ है फॉर्मूला। अब ये जो सिचुएशन होगी, यानी कि जिसमें कि नीचे तक पॉइंट आ रहा है,
अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी छोटा सा नोमेनक्लेचर में कि उस डायग्राम में मैंने ए यहाँ लिखा था, बी ऊपर लिखा था और फिर यहाँ उल्टा बना दिया। ठीक है, इसको टेक केयर कर लेना। ठीक है, नाम मैंने कहीं यूज तो किया नहीं है इनका, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरा ये लोअर पॉइंट नीचे आ गया और अपर पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, इसके लिए रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको रब ऑफ करता हूँ और रिजल्ट को यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, इस वाले के रिजल्ट किधर है, ये है। ठीक है, इस वाले के रिजल्ट कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं EX एंड EY। क्या करना है, EX में θ1 की जगह पे -θ1 डाल देना है। ठीक, तो ये क्या बना, K λ/A sin θ2 प्लस sin θ1। ठीक, और EY में क्या हो जाएगा, K λ/A, और ये क्या है, θ1 की जगह -θ1 डालोगे क्या होगा, कॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस का कॉस θ1 ही बना रहेगा। ठीक है, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे उस सिचुएशन के हो गए जिसमें कि वायर नीचे तक आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब दोनों फॉर्मूले अलग अलग याद करने हैं क्या। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग ये देखेंगे कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करे जाएं। ठीक है, फाइनाइट स्ट्रेट वायर में जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसके हमारे बहुत सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। एक केस में ई पैरेलल का और ई परपेंडिकुलर का। ठीक है, जो एक्स और वाई डायरेक्शन में लिखा था। फिर उसके बाद उसमें हमने फर्दर दो केस देखे कि जो वायर है, वायर कुछ इस तरह की सिचुएशन में है जहां पर वायर पूरा इस पॉइंट से जहां हमें फील्ड निकालना है उससे ऊपर लोकेटेड है। फिर हमें देखना है कि अगर वो पॉइंट हमारा वायर के सामने ही है, कुछ पार्ट वायर का नीचे जा रहा है, कुछ उसके सामने ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसमें भी मैंने यहाँ पे दो केस बना दिए हैं कि थीटा जो नीचे वाला पार्ट है वो छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, और ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। ठीक है, मैं इस तरह से लिखवाऊंगा, याद कराऊंगा कि तुम लोगों को फिर एग्जाम टाइम में लिखने में बिल्कुल ईजिली लिख जाएगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, सबसे पहले ये इनफाइनाइट वायर वाला रिजल्ट याद रखो। इनफाइनाइट वायर की वजह से ई जो होता है वो 1/2πε0 λ/A होता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये तो हर एक में आना ही है। ठीक है, बस एक डिफरेंस होगा कि ये 2 की जगह पे यहाँ हम लोग जब फॉर्मूला लिखेंगे ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल का, तो उसमें हमारा 1/4πε0 λ/A आएगा। बिकॉज जब हम ये इनफाइनाइट वायर करेंगे तो ये हमारा स्पेशल केस बन जाएगा जिसमें कि हम θ1 और θ2 को 90 रखेंगे, तो हमारा ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2 2 हो जाएगा, और उस 2 से यहाँ जो 4 होगा वो कैंसिल होके इनफाइनाइट वायर के केस में 2 बना देगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कैसे लिखना है। पहली चीज, अच्छा मैंने यहाँ एक्स और वाई सिंबल नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा जनरल एक हम लोग यूज कर रहे हैं कि ये जो वायर है, वायर के परपेंडिकुलर, ठीक है, ई परपेंडिकुलर एंड वायर के पैरेलल ई पैरेलल। अच्छा मैंने ये डाउनवर्ड क्यों एरो बनाया, क्योंकि जो वायर है ये यहाँ पर है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, अगर पॉजिटिव नहीं होगी निगेटिव होगी तो क्या होगा, तो जो यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों ही रिवर्स हो जाएंगे, ई परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, पैरेलल इधर हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, डायरेक्शन तो हमने ऐसे सोच लिया। ठीक है, कि डायरेक्शन हमारा इस पॉजिटिव वायर से अवे आया था तो उसके कंपोनेंट कुछ इस तरह से होंगे। अच्छा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर में मैंने अभी क्या कहा तुम्हें कि 1/4πε0 λ/A तो सब में होगा ही, 1/4πε0 λ/A तो होना ही है। अच्छा और आगे क्या होना है, और आगे परपेंडिकुलर में साइन या कॉस का कोई एक टर्म कुछ ऐसा हमें याद आ रहा है, साइन कॉस कुछ उसमें होगा। ठीक है, हमें पक्का नहीं याद आ रहा, तो जरा ये सोचो क्लास 10th में जब पहली बार साइन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइन से एसोसिएटेड है। ठीक है, हमारे माइंड में साइन से परपेंडिकुलर तुरंत होना चाहिए। ठीक है, और क्लास 11th में तुम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर देखा था कि वहां पर परपेंडिकुलर साइड का जो कंपोनेंट होता है वो हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में यू को रिजॉल्व करते हैं तो यू साइन थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले में साइन आएगा। अच्छा अब साइन आएगा तो यहाँ पे कैसे आएगा, साइन θ2 प्लस साइन θ1 या साइन θ2 माइनस साइन θ1, और माइनस के केस में तो एक और चॉइस हो गई, साइन θ1 माइनस साइन θ2 पहले होगा कि साइन θ2 पहले होगा कि। ठीक है, इस तरह से हमारा तीन केस बन रहे हैं। एक तो दोनों में बीच में प्लस लगा दें या माइनस लगा दें, और माइनस में फिर ऑर्डर किस में हम आगे पीछे रखें।
तो उसके लिए देखो ये जो वायर है, ये हमारा वायर इस वायर के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसी में θ1 बजाय इधर रखने के θ1 नीचे कर दूं तो वायर लंबा हो जाएगा। वायर लंबा हो जाएगा तो परपेंडिकुलर वाला जो होगा, वो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो वायर जब ग्रेटर लेंथ का है तो ज्यादा होना चाहिए, यानी स्मॉलर वाले वायर में स्मॉलर होना चाहिए। स्मॉलर कब मिलेगा? जब मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है। चलो मैंने अभी sin θ माइनस sin θ लिखा, मुझे 1 और 2 चॉइस करना है, ठीक है। ये भी हम लॉजिक से कर रहे हैं। देखो θ1 और θ2 में कौन ग्रेटर है? θ2 ग्रेटर है, θ1 स्मॉलर है, ठीक है। अच्छा, θ2 ग्रेटर है तो sin θ2 और sin θ1 में क्या रिलेशन होगा? तो अगर विद इन हम 0 to 90 की रेंज में रहते हैं तो जो ग्रेटर एंगल होता है उसका साइन ग्रेटर होता है। sin θ2 विल बी ग्रेटर देन sin θ1। इफ योर θ2 इज ग्रेटर देन θ1 देन sin θ2 इज ग्रेटर, ठीक है। और हमने ये जो डायरेक्शन है ये पहले से लॉजिक से सोच रखा है कि हमारा डायरेक्शन तो डाउनवर्ड आना है, तो हमने डाउनवर्ड एरो बना रखा है। तो मेरा जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो मैं sin θ2 पहले लिख रहा हूं और sin θ1 हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, अब जरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका लिखते हैं। इस वाले में क्या है? इस वाले में जो ई परपेंडिकुलर है, अभी मैंने से बताया कि इसमें स्मॉलर वैल्यू है तो यहाँ माइनस आया। जब यहाँ पे हम दोनों के कंपोनेंट ऐड हो रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1/4πε0 लैम्डा बाई ए, ये तो याद कर लिया, ठीक है, इनफाइनाइट वायर के उससे रिलेट करके। और यहाँ पे sin θ2 प्लस sin θ1, अब उसमें चाहे θ1 पहले रखो या बाद में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं भी θ2 ही पहले रहने दे रहा हूँ क्योंकि हमने वहां पे sin θ2 पहले लिखा था माइनस वाले में, इसलिए मैंने यहाँ पर भी वही रहने दिया, ठीक है। sin θ2 प्लस sin θ1। अच्छा, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इन दोनों में परपेंडिकुलर के लिए कोई फर्क नहीं है। नीचे θ1 एंगल, ऊपर θ2 एंगल, दोनों का पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंपोनेंट ऐड होगा परपेंडिकुलर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लैम्डा बाई ए और अंदर आएगा sin θ2 प्लस sin θ1, ठीक है। तो कुछ याद हुआ? ये सारे एक सिमिलरिटी मिली तीनों में। अच्छा, अब ई पैरेलल देखो। ई पैरेलल क्या है? 1/4πε0 लैम्डा बाई ए, ये तो हमें कॉपी पेस्ट कर ही देना है। अच्छा, अब हम कॉस की बात करते हैं। कॉस, ठीक है, अब उसमें साइन यूज हो गया तो इसके लिए ऑप्शन क्या बचा? कॉस का ऑप्शन बचा, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है कॉस में cos θ2 माइनस cos θ1 या cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है, कौन सा वाला हम रखें? तो देखो यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं cos θ माइनस cos θ, और 1 और 2 को हमें चूज करना है। अच्छा, अब ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड हमने इससे पहले से सोच के रखा है, यानी कि मुझे अब ये पॉजिटिव ही चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। तो मैं क्या करूं, जो कौन सा वाला कॉस पहले लिखें जिससे पॉजिटिव हो जाए? तो स्मॉलर एंगल का कॉस पहले लिखें, तो यहाँ पे cos θ1 माइनस cos θ2 कर दिया। अच्छा, अब इसमें देखो, यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें क्या है? θ2 तुम्हारा ऊपर है, θ2 मैंने ग्रेटर लिया है, θ1 स्मॉलर लिया है। तो जो बड़ा वाला जो पार्ट है वायर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रहा होगा? वो इधर दे रहा होगा, तो उसका वाई कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा। स्मॉलर वाले वायर का वाई कंपोनेंट जो नेट होगा वो इधर होगा, तो उसका वाई कंपोनेंट इधर आएगा। स्मॉलर वाले की वजह से अपवर्ड वाला कंपोनेंट छोटा होगा, बड़े वाले की वजह से नीचे वाला लार्ज होगा। तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या सोच के बताया है? यही सोच के बताया डाउनवर्ड डायरेक्शन कि डाउनवर्ड नेट जो आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। तो अब इसको मुझे पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने इनके साइज के अकॉर्डिंग सोच के लिखा है। तो θ2 ग्रेटर है, θ1 स्मॉलर है, ठीक है। तो ये 1/4πε0 a लैम्डा अपॉन ए और अंदर cos θ माइनस cos θ, कौन से थीटा? तो स्मॉलर एंगल पहले, लार्जर एंगल बाद में, जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने नीचे लार्जर रखा है, नीचे लार्जर वाला है, तो नेट मैंने ऊपर कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से जो नेट आएगा वो ऐसा होगा, ठीक है, और इस वाले पार्ट की वजह से जो नेट होगा वो ऐसा होगा, ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है। तो इस पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, इससे अवे की तरफ और इससे अवे की तरफ। तो अब जो ग्रेटर है वो डोमिनेट कर रहा है, तो पैरेलल कंपोनेंट में ऊपर की तरफ वाला डोमिनेट करा। अब ये मैंने डायरेक्शन जब अपने से लॉजिकली सोच के लिखा है, तो फिर तो मुझे पॉजिटिव चाहिए यहाँ पर 1/4πε0 लैम्डा बाई ए
और cos थीटा माइनस cos थीटा। कौन सा cos थीटा? तो स्मॉलर एंगल का पहले कर दें और लार्जर का बाद में कर दें तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक, अच्छा अब हम लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद एक दूसरी चीज देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक हमें स्पेशल केस देखना है। ठीक है, एक क्या 2-3 केस देखेंगे। पहली चीज हम देखेंगे कि अगर सेमी या पहले चलो इनफाइनाइट वायर ही देख लेते हैं। इनफाइनाइट वायर हमने गॉस लॉ से तो डिराइव किया ही था, और इसका स्पेशल केस हो सकता है। इसका स्पेशल केस कैसे? अगर मैं θ2 एंड θ1 दोनों को 90 डिग्री रख दूं, ठीक है, तो ये नीचे इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। थीटा को सोचो बढ़ाते जा रहे हो तो ये तुम्हारी लाइन ऐसे टिल्ट होती जा रही है, और 90 पे क्या हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, यानी कहाँ मीट करेगी, इसको इन्फिनिटी पे मीट करेगी। सिमिलरली ये इनफाइनाइट हो गया तो एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक, तो θ1 θ2 को 90 रख दो, इनफाइनाइट वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर क्या हुआ, थीटा sin 90 प्लस 990, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 से नीचे 4 कैंसिल होगा तो 1/2 हो गया। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट वाला रिजल्ट आ गया। ठीक, अच्छा ई पैरेलल कंपोनेंट पर क्या इफेक्ट होगा? जब मैं θ1 और θ2 दोनों 90 रख दूंगा तो cos 0 माइनस cos 90 यानी 0 माइनस 0 हो गया। तो ई पैरेलल कंपोनेंट 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा जो हमने गॉस लॉ करते समय एज्यूम किया था बाय सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री, कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इट विल नॉट हैव एनी पैरेलल कंपोनेंट। तो उसका जस्टिफिकेशन यहाँ से आ गया। ठीक है, पूरा रिगोरस मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन। अच्छा, ये चीज तो बिल्कुल यही है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इनफाइनाइट वायर का हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट वायर होता है कि एक साइड में तो ये इनफाइनाइट है, ठीक, और दूसरी साइड में ये पॉइंट पी है इसके ठीक सामने है, दूसरे एंड के। ठीक है, पॉइंट पी के सामने ऊपर इनफाइनाइट और नीचे कुछ नहीं, गायब। ठीक है, तो मुझे पॉइंट पी पर चाहिए। अच्छा, ये जो लाइन है ये तो हमारी केवल रेफरेंस लाइन है। ठीक है, यहाँ कोई वायर नहीं है, वायर तो ये है, पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है ऊपर। ठीक है, और लैम्डा इसकी ये चार्ज डेंसिटी है, ये डिस्टेंस ए है। अब इसका क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालना है। कौन से का स्पेशल केस लें? इस वाले का लें कि इस वाले का लें? किसी का भी ले लो, बात एक ही है। ठीक है, अगर इसमें लेते हो तो θ1 को 0 रख दें और θ2 को 90 रख दें। θ1 को 0 रखोगे तो ए पॉइंट यहाँ ठीक सामने आ जाएगा, और θ2 को 90 रखोगे तो बी इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे θ1 0 करोगे तो ए यहाँ आ जाएगा, और θ2 को 90 रखोगे तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो यहीं पे इसी के सामने रख लेते हैं। θ1 नीचे वाला एंगल 0, ठीक है, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ई के कंपोनेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। नीचे में मैंने क्यों बनाया, नीचे की तरफ क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट जो होगा वो कुछ इस तरफ होगा, तो उसका कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, हर बार हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव ले ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिमाग में एक चीज को याद रखना है। ठीक, निगेटिव होगा तो बस सब में माइनस लग जाएगा। लैम्डा की वैल्यू फॉर्मूले में लैम्डा विद निगेटिव साइन पुट कर दोगे, सारे डायरेक्शन पलट जाएंगे। ठीक है, अपने आप टेक केयर हो जाएगा। तो हम एक ही चीज को लेके डिस्कस करते हैं। ई परपेंडिकुलर यहाँ क्या हुआ, तो ये परपेंडिकुलर में हमने θ1 को 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, sin 90 1 हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए। ठीक है, अच्छा अब ये नीचे वाली चीज को हटा देते हैं, मुझे यहाँ पे ई पैरेलल लिखना है। ई पैरेलल में अगेन θ1 θ2 की वैल्यू यहाँ रख दी, तो θ1 0 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, 1 - 0 1 हो गया, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए। ठीक है, जरा इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए। अच्छा, तो ये दोनों कंपोनेंट तो इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। तो फिर यहाँ पे इसका अगर नेट पूछा जाए कि इसका नेट किधर होगा, तो आंसर क्या होगा, इसका नेट ये 45 डिग्री पर होगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनका एंगल बाइसेक्टर पर, बिकॉज दोनों कंपोनेंट इक्वल है, तो ई नेट जो होगा वो उनके एंगल बाइसेक्टर यानी 45 डिग्री पर होगा। और ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जो दोनों की वैल्यू है उसमें √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 क्यों मल्टीप्लाई किया, तो तुम लोग पाइथागोरस किस वेक्टर में अगर परपेंडिकुलर इक्वल वेक्टर ऐड करते हो, अगर ये वेक्टर ए है और उसमें ए वेक्टर मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर ए मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, तो दोनों वेक्टर सेम नहीं है बट मैग्नीट्यूड इनके सेम है, तो इनका जो नेट होता है वो कितना आता है, पाइथागोरस लगा दो,
तो पाइथागोरस से ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ √2 है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर हो जाता है अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और ये 90 डिग्री पर हो। तो ये √2 टाइम्स हो गया, λ/4πε0 हो गया। दिस इज ई नेट, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा 1/4πε0 λ/, तो पता है ना कि ये इनफाइनाइट वायर का हाफ वैल्यू हमारी हर एक में कॉमन रहती है ब्रैकेट के बाहर, तो बस ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो गई है दोनों साइड में, ठीक। तो कुछ रटने की बात नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को याद करें, जरूरत पड़ेगी तो तुरंत 1 सेकंड में बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ। अच्छा, अब ऐसा वायर करते हैं, चलो इसी की मैं ही बात करते हैं। ये वायर मैंने ऐसा कर दिया कि ये θ1 और θ2 इक्वल हो गए, θ2 एंड θ1 इक्वल होकर के उनको मैं थीटा लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो इसको हटा के यहाँ पे θ2 और θ1 को थीटा एंड थीटा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा दोनों साइड में ऊपर और नीचे इक्वल हो गया, ठीक। अगर ये इस तरह से होगा तो इसमें क्या स्पेशल केस बनेगा, दोनों थीटा थीटा, तो यहाँ थीटा थीटा, यहाँ थीटा थीटा, ये क्या हो गया, 0 हो गया कैंसिल होकर के, ठीक है। तो ई पैरेलल कंपोनेंट तो 0 हो गया और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ, तो यहाँ थीटा, दोनों थीटा इक्वल, तो 2 ऑफ साइन थीटा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। 2 का नीचे 4 से कैंसिल हो गए, 2πε0 λ/a और 2 साइन थीटा का यहाँ साइन थीटा रह गया, ठीक है। 2 से नीचे 4 कैंसिल हो गया। ये हमारे ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल आ गए। तो यानी कि अगर ये वायर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है और उसकी ये वैल्यू होती है। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू 45 डिग्री हो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जेईई मेंस में बहुत बार आया है, ठीक है। स्क्वायर बना दिया, उस स्क्वायर की वजह से सेंटर पे फील्ड निकालो, तो स्क्वायर में एक वायर कैसा होगा, अगर स्क्वायर में मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक स्क्वायर है उसके सेंटर पे फील्ड निकालो, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर सपोज लेंथ है a, तो यहाँ पर मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है। और सारे जो 4 साइड्स हैं, ऑल ऑफ द साइड्स कैरी इक्वल चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। तो तुम्हें सेंटर पर फील्ड निकालने के लिए यही फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखो ये क्या है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना, पॉइंट पी के लिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड वायर है, तो पॉइंट पी पर एक वायर की वजह से फील्ड किधर होगा, ओनली ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर तो देखो सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मैं एक लैम्डा हटा देता हूँ, ठीक है। या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करी जा सकती है, अभी मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा अगर 45 हो जाए तो साइन 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दें, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दें तो क्या होगा। अच्छा, तुम लोग को ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको नीचे कर लेते हैं। ई परपेंडिकुलर हमारा 1/2πε0 λ/a साइन 45 डिग्री, तो ये 1/2√2 λ/πε0 a हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का रिजल्ट स्पेशल केस जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और ये 45 डिग्री हो, तो ये 1/√2 हो गए यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग के कुछ स्पेशल केसेस हो गए। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट यही था सेमी इनफाइनाइट बताना, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट में देखो एक गलती तुम कर सकते हो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये पॉइंट P है, इस पर बताओ कि क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब ये सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है, इसलिए यहाँ आकर के एंड हो गया, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो बताओ P पर हम ये फॉर्मूला सेमी इनफाइनाइट वायर वाला लगा सकते हैं, ये जो हमने निकाले थे, क्या यहाँ पे ट्रू होगा? नो, ये ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने θ1 0 रखा है और यहाँ पे θ1 0 नहीं है, ठीक है। तो जब सेमी इनफाइनाइट के रिजल्ट तभी यूज करने जब ये θ1 0, यानी कि वन ऑफ द जो एंड दिख रहा है, एक एंड तो इनफाइनाइट पे दिख नहीं रहा वायर का, और जो दूसरा एंड दिख रहा है वो एंड के ठीक सामने पॉइंट हो, तभी हम सेमी इनफाइनाइट वायर यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। अदरवाइज एक θ1 तुमने जो वैल्यू गिवन है वो रखा और दूसरा θ2 90 रख दिया, ठीक है। और इससे तुम्हारा ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट
हालांकि वैसे दिख रहा है कि ये एक साइड में इनफाइनाइट जा रहा है तो सेमी इनफाइनाइट है, बट जो हमने कंडीशन सेमी इनफाइनाइट की रख करके फॉर्मूला डिराइव किया है वो फॉर्मूला उस कंडीशन के लिए नहीं है। तो तुम जनरल केस में जो हमारे जनरल फॉर्मूले हैं उसमें θ1 और θ2 को पुट करोगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया ये फाइनाइट वायर पे काफी डिस्कशन हुआ, अभी न्यूमेरिकल किया जाएगा, बट अभी इससे पहले हम एक सर्कुलर आर्क और देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करो और फिर वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्योंकि लेक्चर की लेंथ काफ़ी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा भी फाइनाइट स्ट्रेट वायर हो गया और उसके बाद हम लोग सर्कुलर आर्क एंड देन उसके बाद फिर न्यूमेरिकल में मैं दोनों के मिक्स करके रखूंगा। ठीक है, फाइनाइट वायर के भी और सर्कुलर आर्क के भी। ठीक है।